नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयान टीवी और हम लेकर आए हैं दिन भर की बड़ी खबरें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में शुमार आदमी गौतम अडानी की संपत्ति में खासा नुकसान हुआ है। इसी का नतीजा है कि अब अडानी दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। दरअसल 3 दिन के भीतर अडानी को $34 बिलियन यानी का नुकसान हुआ है। अडानी अब दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में फिसल कर 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति और बिना डरे काम करने वाली सरकार है। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला भी दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है जहां गरीबी ना हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की भी बात कही। संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला है। वह कल देश के सामने एक और बजट पेश करेंगी। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र भारत के बजट पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थिर वैश्विक आर्थिक स्थिति के बीच भारत का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें दृढ़ विश्वास है कि निर्मला सीतारमण जी उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। पीएम ने कहा कि भारत पहले, नागरिक पहले की सोच को लेकर हम संसद के इस बजट सत्र को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि विपक्षी नेता संसद के समक्ष अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस से संबंधित एक और बड़ी खबर आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई। सदन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तो मौजूद रही, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत कई कांग्रेसी सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहे। दरअसल ये नेता श्रीनगर में बर्फबारी के कारण उड़ानों में हो रही देरी की वजह से फंस गए हैं। फ्लाइट में मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया है। खबर है कि अबुधाबी से मुंबई आ रही एयर विस्तारा की फ्लाइट में एक महिला ने क्रू मेंबर्स को गालियां दी और उनके साथ मारपीट भी की। महिला और क्रू मेंबर्स के बीच यह घटना तब हुई जब महिला कथित तौर पर इकोनॉमी क्लास का टिकट होने के बावजूद बिजनेस क्लास में बैठने की जिद करने लगी। इस दौरान महिला ने अपने कुछ कपड़े उतार दिए और आंशिक रूप से नग्न अवस्था में गलियारे तक चली आई। पुलिस को सोमवार तड़के मुंबई में फ्लाइट लैंडिंग के बाद एयर विस्तारा फ्लाइट UK 256 की कैबिन क्रू से शिकायत मिलने के बाद महिला को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम को यह धमकी एक शख्स ने दिल्ली पुलिस को कॉल कर दी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी मानसिक तौर पर पीड़ित हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स मुड़का का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी का नाम जयप्रकाश बताया गया है। इस व्यक्ति ने देर रात पुलिस को कॉल करके केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी का दिमागी इलाज चल रहा है। रामचरितमानस पर टिप्पणी कर विवादों में आए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या के महंत राजू दास का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा। सपा नेता ने कहा कि अगर सचमुच संत होते तो मुझे शराब देकर भस्म कर देते। बहुत से लोग हिस्ट्री सीटर अपराधी संत बनकर बैठे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने के लिए सुपारी दे रहे हैं। शराब देकर भी तो भस्म कर सकते थे। उनका 21 लाख रुपया भी बचता और असली चेहरा भी बेनकाब ना होता। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में सोमवार शाम करीब 7:30 बजे एक महिला की सरेआम हत्या कर दी गई। महिला को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने ऑफिस से घर जा रही थी। ज्योति नाम की ये महिला फ्लिपकार्ट के कोरियर डिपार्टमेंट में काम करती थी। साक्ष्य जुटाने के साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मृतक महिला के पति दीपक के मुताबिक वह ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी 2 लोग आए और उसे गोली मार दी। इनमें से एक लड़का स्कूटी पर था।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक स्कूली लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लड़की के विरोध के बाद भी आरोपियों ने रास्ते में उसे रोककर हाथ पकड़कर हाथापाई की। हालांकि छात्रा ने भी हिम्मत दिखाते हुए मनचलों का सामना किया। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि छात्रा ने जब वो शोर मचाया, आरोपी उसके धक्का देकर फरार हो गए। वहीं लखनऊ की नाका पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2023 में हल्की मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मंगलवार को अनुमान जताया कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में कुछ नरमी आ सकती है और यह 6.1% रह सकती है। यह 31 मार्च को खत्म होने जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की 6.8% की वृद्धि के मुकाबले कम है। IMF के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत भी थोड़ी खस्ता है। वैश्विक वृद्धि के 2022 के 3.4% से घटकर 2023 में 2.9% पर आने का अनुमान है। हालांकि यह 2024 में बढ़कर 3.1% पर पहुंच सकती है। एक बड़ी खबर चीन से आ रही है कि लगातार बूढ़ा हो रहे चीन में अब आबादी बढ़ाने के लिए नए नए जुगत लगाए जा रहे हैं। सिचुआन प्रांत के स्वास्थ्य अधिकारियों ने नया नियम लागू किया है। इसके मुताबिक लोग अब बिना शादी किए भी बच्चे पैदा कर सकेंगे। साथ ही उन्हें हर वो सुविधा मिलेगी जो एक विवाहित कपल को मिलती है। बच्चों की संख्या को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई सीमा तय नहीं की गई है। 2019 के नियम के मुताबिक केवल शादीशुदा लोगों को बच्चे पैदा करने की कानूनी अनुमति थी। चीन में जन्म दर और विवाह दर में काफ़ी गिरावट देखी गई है, जिसको लेकर सरकार ने यह फैसला किया है। यह नियम 15 फरवरी से लागू हो जाएगा। अगर कोई अविवाहित लड़का या लड़की बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो स्थानीय सरकार के पास पहले उन्हें पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद अविवाहित कपल को मैटरनिटी इंश्योरेंस भी मिलेगा। विवाहित महिलाओं और पुरुषों की तरह ही अविवाहित जोड़ों को भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। महिला को लीव के दौरान पूरा वेतन भी दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर पूरा किया। 145 दिन तक चली इस यात्रा में कांग्रेस को JDU, शिवसेना, TDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, RJD, JDU, CPM, PDP, JMM समेत 12 दलों का समर्थन मिला। यही वजह रही कि इन दलों के नेता राहुल गांधी के साथ यात्रा करते भी नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने 12 जनसभाओं, 100 से अधिक बैठकों और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरी। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला ICC अंडर-19 T20 विश्व कप जीतने के लिए भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित करेंगे। संयोग से यह महिला क्रिकेट में भारत का पहला ICC खिताब है। BCCI सचिव जय शाह ने ट्वीट किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत रत्न श्री सचिन और BCCI के पदाधिकारी 1 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 6:30 बजे विजय भारत अंडर-19 टीम को सम्मानित करेंगे। विजय टीम मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई पहुंचेगी और फिर सम्मान समारोह के लिए बुधवार को अहमदाबाद जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। दरअसल 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किए जाते वक्त हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित किया गया था। यह समय अवधि पूरी होने के बाद में हैदराबाद को तेलंगाना को सौंपे जाने का निर्णय हुआ। ऐसे में आंध्र प्रदेश को 2024 से पहले ही राजधानी का ऐलान करना था। इसे देखते हुए CM रेड्डी ने 31 जनवरी को विशाखापट्टनम को अगली राजधानी बनाने का ऐलान किया है। बलात्कार केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गांधीनगर स्टेशन कोर्ट ने सोमवार को आसाराम को दोषी पाया था और मंगलवार को सजा का ऐलान कर दिया गया। बता दें कि साल 2013 में सूरत की 2 बहनों ने आसाराम बापू को रेप का आरोप लगाया था।
आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर जेल में बंद हैं। वही अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से जेडीयू में जारी सियासी घमासान के बीच बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उन्हें एमएलसी बनाकर लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, लेकिन उन्हें लॉलीपॉप नहीं, अपनी हिस्सेदारी चाहिए। कुशवाहा ने आगे कहा कि मैंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा था, नीतीश जी ने जैसे 1994 में लालू यादव से हिस्सा मांगा था, उसी तरह मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सा लिए बगैर खाली हाथ में कहीं नहीं जाने वाला हूं।